नमस्कार दोस्तों हम लोग जो बिहार का मध्यकालीन इतिहास देख रहे थे उसमें अभी हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। कौन सा पार्ट देखेंगे? पार्ट 2। तो पार्ट 2 ये हमारा है। और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप पिछले जो क्वेश्चन आए थे बीपीएससी का, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और ऑब्जेक्टिव टाइप से आएंगे, तो उसके बारे में डिटेल से बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिखते जाइए। तो पिछले में हम लोग दोस्तों कहाँ तक पढ़े थे, ये चीज़ आपको जानना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे दोस्तों चेर वंश का शासन काल तक, यानी चेर वंश जो था 4 जिलों में शासन किया था, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, शाहाबाद, और एक और जिला था जो आपको बताना है। तो ये चंपारण था, यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण इंक्लूड था। तो वहां तक हम लोग शासन पढ़ लिए थे। और चेर वंश जो था, ये जो था दोस्तों भोजपुर जिले के एरिया में था। और कर्नाट वंश जो था दोस्तों, ये कहाँ था? तो मिथिला क्षेत्र का था। तो अभी हम लोग पूरे डिटेल्स में आएंगे कर्नाट वंश, उसके बाद कौन कौन से वंश है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी हम लोग कर्नाट वंश के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा शेरशाह सूरी से रिलेटेड भी है, कुछ वो चीज जानेंगे। तो दोस्तों कर्नाट वंश जो आता है, तो हम लोगों का जो शुरुआत होता है सल्तनत से होता है, यानी पाल वंश जब खत्म होता है, यानी पाल वंश जब समाप्ति का दौर होता है, तो उसी टाइम में कर्नाट वंश भी आता है। कौन सा आता है? कर्नाट वंश। फिर आता है खिलजी, फिर खिलजी आता है। और उसके बाद दोस्तों हमारा आता है तुर्क, यानी गुलाम। तो ये चीज हमको जानना है। तो पाल वंश की जब समाप्ति की दौर आती है, तो कर्नाट वंश आता है जो 1057 से 1378 तक रहता है। और इसी पीरियड में दोस्तों खिलजी भी आता है और तुर्क भी आता है। तुर्कों के बारे में मैंने बता दिया कि ये लोग जो दिल्ली पे शासन करते हैं 1206 से 1556 तक। और इसी में आता है आपका खिलजी जो शासन करता है 1290 से 1320 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, उतना आपको ब्रीफ मैंने बताया। फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि बिहार का पहला अफगान वंश था नुहानी वंश था। कौन था? नुहानी वंश। तो बिहार का पहला अफगान वंश जो था नुहानी वंश था। फिर उसके बाद आता है बिहार में सूर्यवंश का संस्थापक, यानी बिहार में सूर्यवंश का संस्थापक कौन होता है? शेरशाह सूरी होता है। अब शेरशाह सूरी जो होता है सूर्यवंश का संस्थापक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब शेरशाह सूरी का जो नाम था फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। यानी शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। और इसका शेरशाह नाम क्यों पड़ा शेरशाह सूरी? तो बचपन में ये शेर को मारा था चाकू से, इसलिए इसका नाम पड़ा शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी जो था ये भी अफगानी वंश का था। किस वंश का था? अफगानी। लेकिन सूर्यवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी, जो आगे चलकर दिल्ली की सत्ता पर मुगलों को हटाकर शासन भी करता है। अब शेरशाह सूरी के बारे में जो है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? ये बिहार से ही निकले थे। तो इनका जन्म जो दोस्तों हुआ था, कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो शेरशाह सूरी का जन्म दोस्तों हुआ था आपका 1472 में। कब हुआ था? 1472 में। तो ये 1472। और इनकी मृत्यु हुई थी 1545 में। तो दो चीज आपको याद रखना है कि शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 में, बिहार में हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था 1545 में कालिंजर अभियान के समय। कालिंजर का जो अभियान था दोस्तों, कालिंजर का अभियान, वहां पे तोप के विस्फोट के से इनकी मृत्यु हुई थी। तोप के विस्फोट से, तोप चला रहे थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि शेरशाह सूरी जो थे दोस्तों बिहार के थे और ये अफगानी वंश के थे। और इनका जो नाम था फरीद खां था। 1472 में जन्म होता है, 1545 में मृत्यु होती है कालिंजर तोप के विस्फोट में। और यहाँ एक और चीज है कि 1539 में एक काफी प्रसिद्ध युद्ध लड़ते हैं, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौसा दोस्तों बक्सर में पड़ता है, बिहार के बक्सर जिले में। कहाँ पड़ता है? बिहार के बक्सर जिले में चौसा पड़ता है। और इसमें जो होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध होता है। और
इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट युद्ध है जो आपको शेरशाह सूरी से रिलेटेड है, आप इसको भी लिख लीजिए। 1540 में होता है कनौज या बिलग्राम का युद्ध, कनौज या बिलग्राम, जिसको कनौज या बिलग्राम यानी दोनों एक ही नाम है, 1540 में। और इसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा देते हैं, यानी शेरशाह सूरी विजय होते हैं, विजयी होता है। और यहाँ से हुमायूं भाग जाता है, हारने के बाद भाग जाता है। और फिर यहाँ दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है, तो दोस्तों 1540 से 1545 तक आपका ये बैठता है शेरशाह सूरी, दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। और इसके बाद दोस्तों 1556 में पुनः हुमायूं आता है, 1555 में, और 56 में सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की पुस्तकालय से निकलते थे। तो ये चीज हमको यहाँ नहीं देखना है, हम अपना बिहार से देख रहे थे, तो फिर हम लोग आते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने बताया आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, काफी काम का चीज है, हो सकता है इसमें से भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शेरशाह सूरी था, उसका नाम मैंने फरीद खां बता दिया। 1472 में जन्म होता है, 1545 में मृत्यु होता है कलिंजर अभियान में। फिर हम लोग आते हैं बिहार का अंतिम अफगानी शासक। तो बिहार का अंतिम अफगानी शासक कौन था, दाऊद खां कराकानी था। कौन था, दाऊद खां कराकानी, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कर्नाट वंश का, फिर देखेंगे खिलजी और तुर्क का। तो इस तरह हम लोग देखते चलेंगे इम्पोर्टेंट, और जो क्वेश्चन होगा दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग जाएंगे, नहीं कि हम लोग पूरे डिटेल्स में जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी में दोस्तों हम लोगों को क्रैक करना है, विद्वान नहीं बनना। तो दोस्तों कर्नाट वंश, कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कौन था संस्थापक, नान्यदेव था। और राजधानी कहाँ थी दोस्तों, सिमरावगढ़, यानी कर्नाट वंश की जो राजधानी थी सिमरावगढ़, ये मिथिला का क्षेत्र था, मिथिला वाला क्षेत्र था, आपको ध्यान में रखना है, मिथिला का क्षेत्र था। मैंने यहाँ सब लिख रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अंतिम शासक था, कौन था, अंतिम शासक। अब कर्नाट वंश का ये जो था 1057 से 1378 का पीरियड, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं स्वर्ण युग के नाम से। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि मिथिला का स्वर्ण युग, मिथिला का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो कर्नाट वंश का जो टाइम पीरियड था 1057 से 1378, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो कर्नाट वंश का जो शासन था 1097 से 1358, संस्थापक था नान्यदेव, राजधानी कहाँ थी, सिमरावगढ़, ये था मिथिला का क्षेत्र। और 1097 से 1378 का जो टाइम पीरियड है उसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अंतिम शासक जो था हरि सिंह था। कौन था, हरि सिंह। अभी इनको उपाधि एक दिया गया था, उपाधि आप जान लीजिए कि उपाधि कौन सा दिया गया था। तो दोस्तों उपाधि जो दिया गया था इनको, उसका नाम था उपाधि का कर्नाट कुलभूषण, यानी कर्नाट कुलभूषण की उपाधि दिया गया था नान्यदेव को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किस शासक को दिया गया था, किस वंश के, तो दोस्तों नान्यदेव को। और एक आपको कंफ्यूज नहीं होना, कारकोट वंश, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। कारकोट वंश ये कश्मीर में था, कहाँ था, कश्मीर में। कारकोट वंश कश्मीर में था, इसका संस्थापक जो था दुर्लभ वर्धन था। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसको साइड में नोट में लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन कभी क्रिएट ना हो, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारा हो गया दुर्लभ वर्धन। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नान्यदेव का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, तो गंगदेव था। यानी नान्यदेव के बाद यहाँ मैं इरेज करता हूँ और फिर थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। नान्यदेव का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, गंगदेव, आप लिखते जाइए गंगदेव। कौन था, गंगदेव। फिर था हरि सिंह, सॉरी नरसिंहदेव, नरसिंहदेव था। उसके बाद आपका आता है हरि सिंह देव जो अंतिम शासक था, हरि सिंह देव। तो ये हो गया 4 महत्वपूर्ण शासक थे जो शासन करते हैं कर्नाट वंश में। तो इसका मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया। और इस टाइम पीरियड को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो था टाइम पीरियड मिथिला का स्वर्ण युग था। और पाल वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, रामपाल। उसी के समय में दोस्तों कर्नाट वंश की स्थापना करता है नान्यदेव, ठीक है।
फिर हम लोग देखेंगे गंगदेव जो था, ये कोई खास नहीं थे गंगदेव। उसके बाद आते हैं नरसिंह देव। तो नरसिंह देव जब शासन कर रहे थे तो दोस्तों बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है इनके शासन में, यानी बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है, खिलजी आक्रमण करता है। तो ये क्या करता है कि बख्तियार खिलजी से बिना युद्ध लड़े नजराना देने को तैयार हो जाता है, और बख्तियार खिलजी इनसे युद्ध नहीं लड़ता है, यानी बख्तियार खिलजी का जो एथी होता है सम्राट, क्या बोलते हैं उसको, इसका मतलब इसके अंडर में ये रहने को तैयार हो जाता है, नजराना देकर बच जाते हैं, युद्ध नहीं करते हैं। बाकी तो बख्तियार खिलजी कितना मारकाट किया आपको सबको पता होगा। और एक और डाउट कहा जाता है, आप पता नहीं क्या बात है, लेकिन बख्तियार खिलजी जब धन लूटने आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया होगा, क्यों उसके पुस्तकालय को आग लगाया होगा, ये भी सोचने वाली बात है। खैर जो पढ़ाया जाता है कि बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, हो सकता है किया हो, इसके पीछे कुछ और भी रीजन है। चलिए उसको हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग अपने काम से काम रखते हैं। तो ये क्या है, नरसिंह देव बख्तियार खिलजी को नजराना देते हैं और इससे मुक्ति पा लेते हैं। अंतिम शासक जो होता है हरि सिंह देव, ये अंतिम शासक है और ये कला साहित्य का संरक्षक होता है, यानी हरि सिंह देव जो होता है कला और साहित्य का संरक्षक होता है। क्या होता है, कला और साहित्य का संरक्षक होता है। और फिर ये जो था एक और काफी इम्पोर्टेंट है, पंजी व्यवस्था। पंजी व्यवस्था का संस्थापक या शुरुआतकर्ता भी था, यानी पंजी व्यवस्था को शुरुआत करने वाला कौन था, तो दोस्तों हरि सिंह देव था, जो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। काफी अच्छा सवाल है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह देव। अब क्वेश्चन बनता है कि पंजी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि पंजी व्यवस्था का शुरुआत कौन किया था, तो हरि सिंह देव ने किया था। यहाँ आप इसको लिखते जाइए, नोट डाउन कर लीजिए। और कला साहित्य का संरक्षक था, प्रेमी था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दोस्तों मैंने जो आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कर्नाट वंश या मध्यकालीन से, उसको मैंने बता दिया। अभी एक और इसका आएगा दोस्तों, पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में हम लोग क्या देखेंगे, तुर्क और ये कर्नाटक का डिटेल से देख लेंगे, तुर्क और कर्नाटक का डिटेल से देख लेंगे। और फिर जो मुगल आते हैं उनमें भी कुछ लोग अपना यहाँ सूबेदार नियुक्त किया था, तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स बनाते जाइए। काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो सबको फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों।